नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका एलिवेट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज की सीरीज़ है आपके जीएस, जीके और करंट अफेयर्स की, वह आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, बहुत ही सहयोगी साबित होगी। दोस्तों, आज है दिनांक 14 अगस्त और आप सभी जानते हैं 14 अगस्त वर्ष 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ और 26 नवंबर 1956 से वह इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक्स को हम और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे और जो चीज़ें एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं उसी पे बातें की जाएंगी। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि किस वर्ष जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था। ये हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जापान के दो क्षेत्रों पर परमाणु बम गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। आपसे पूछा गया है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय कब गिराया गया, यानी कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था लिटिल बॉय। इस बात को जरूर नोट करिएगा कि जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। और यह प्रश्न कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया, तो परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था। इसको नोट कर लीजिए। कब गिराया गया था? उस समय जो समय चल रहा था वह था द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और उसी के दौरान वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ष 1945। लेकिन अब देख लेते हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिरा। तो अगर बात करें हिरोशिमा पर, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया। और यदि बात करें नागासाकी पर, तो 9 अगस्त यानी जस्ट 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद ही नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया। इन दोनों आक्रमणों का प्रभाव इतना गहरा था दोस्तों कि आज तक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो यह सबसे बड़ा प्रभाव है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भारत के परमाणु परितंत्र को आगे बढ़ाने का, यानी कि भारत में परमाणु हथियारों को बनाने की कल्पना कब स्टार्ट हुई, कब से प्रारंभ हुआ, पहला सफल परीक्षण कब हुआ, इसी पे एक दृष्टि देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में। इसको पोखरण प्रथम के नाम से जाना जाता है और यह पहला परीक्षण किया गया था मई 1974 में और इसे एक स्पेशल नाम दिया गया था। ये दोस्तों भारत की बात है। भारत के पोखरण में मई 1974 में पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया और इस परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। और यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोखरण प्रथम में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा। और मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया जिसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, मिशन शक्ति। याद रखिएगा दोस्तों, यह भारत का एटॉमिक शिखर है, मिशन शक्ति। ये मई 1998 में हुआ था दोस्तों। ये 2 परमाणु परीक्षण हैं जो प्रारंभ में भारत ने खुद को सशक्त बनाने के लिए, दूसरों देशों के ऊपर निर्भरता को हटाने के लिए यह 2 परीक्षण किए, स्माइलिंग बुद्धा और मिशन शक्ति। और सिप्री जो कि परमाणु हथियारों की संख्या की गणना करती है पूरे विश्व में, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें भारत परमाणु हथियारों को रखने वाले में 6वें स्थान पर है। कुल 37 देशों में यह आकलन किया गया और भारत का जो स्थान है परमाणु हथियारों की संख्या में वह है 6वां। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया, पोखरण प्रथम के नाम से जाना जाता है। मिशन शक्ति को पोखरण द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो मिशन शक्ति है दोस्तों, यह भी पोखरण में ही किया गया था, पोखरण सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है मई 1998 में। तो यह सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माई किस मंत्रालय के साथ स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के तहत ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है? हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मिशन
तैयार किया है, जिसके द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, विकसित देश बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत की नींव पड़ी है दोस्तों। तो आपसे बस इतना ही पूछा जा रहा है कि MyGov किस मंत्रालय के साथ स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के तहत ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह प्रतियोगिता इसलिए आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, ताकि जो देश के बच्चे हैं वह देश के निर्माण में अपनी भागीदारी किस प्रकार से दिखा सकते हैं, किस तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने विचारों को रख सकते हैं, इस बात को जानने के लिए यह निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। आपसे पूछा गया है किस मंत्रालय के साथ MyGov ने किया है, तो आपके पास ऑप्शन है STM यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री। तो दोस्तों जिस मंत्रालय के साथ आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के तहत ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है वह है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किए गए समझौते के आधार पर ही आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के तहत ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है, जिसके द्वारा देश के बच्चों का अखंड भागीदारी दिखाया जा सके देश को आत्मनिर्भर बनाने में। तो यह है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इसको नोट कर लीजिए और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता। दोस्तों स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 यह हैकाथन का चौथा संस्करण है। वर्ष 2014 से स्मार्ट इंडिया हैकाथन का प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथन अप्रैल 2020 में चौथा संस्करण आयोजित किया गया। अब स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत होता क्या है दोस्तों, तो डिजिटल उत्पादों का लगातार 36 घंटों तक डिजिटल उत्पाद का निर्माण करना इस हैकाथन का खासियत है। इस हैकाथन में दोस्तों 36 घंटे तक नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद का निर्माण किया जाता है और इस वर्ष इस हैकाथन में प्रथम स्थान किसे मिला है यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान, IIT दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान या दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में जो प्रथम स्थान पर है वह है रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान। इसी की एक टीम थी दोस्तों जिसका नाम है एज ऑफ अल्ट्रॉन। 6 सदस्यों की टीम थी एज ऑफ अल्ट्रॉन। उसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान की तरफ से प्रतिनिधि किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इस प्रतियोगिता में इस स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत जो प्रथम पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वह रुपए 1 लाख की धनराशि होती है। रुपए 1 लाख। और 1 लाख की धनराशि किसे दिया गया है दोस्तों, तो टीम एज ऑफ अल्ट्रॉन को दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 सदस्य थे जिन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान का प्रतिनिधि किया। उन्होंने लगातार 36 घंटे नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उनको स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के पश्चात इनकी संपत्तियों एवं देयताओं की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अलग करके केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो उनके संपत्तियों एवं देयताओं यानी कि उनकी जो संपत्ति है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राजकीय संपत्ति है और उन्हें कहाँ कहाँ से ऋण प्राप्त होता है या कहाँ कहाँ से धनराशि प्राप्त होती है, इन सभी की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ऑप्शन है आपके पास PK सिन्हा, KK पाल, संजय मित्र या नृपेंद्र मिश्र। तो दोस्तों संजय मित्र की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसके द्वारा उसके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में संपत्तियों एवं देयताओं की देखरेख की जाएगी। तो यह प्रश्न आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर IWTC कहां पर स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर है, इसीलिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसकी स्थापना कहां की जाएगी। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो आप सभी जानते हैं केरल राज्य
पूरे भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है और वहाँ पे महिला और पुरुष की जो साक्षरता दर है वो सभी राज्यों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाना है वह कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुखपका, खुरपका और पशुजन्य माल्टा ज्वर का उन्मूलन के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों, जंतुओं में एक रोग होता है जिसे मुखपका, खुरपका के नाम से जानते हैं और उनके अंदर माल्टा ज्वर यानी कि बुखार आता है। तो इसके उन्मूलन के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? अभी हाल ही यह विषय बहुत ही चर्चा में था कि जो पशुओं में होने वाला मुखपका व खुरपका रोग है, इसको किस प्रकार से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, माल्टा ज्वर किस तरह से उन्मूलित किया जा सकता है, इसको लेके बैठक हुई थी। तो इसके लिए एक लक्ष्य रखा गया कि इतने समय तक इन सब रोगों से पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। तो वही आपको बताना है कि किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है मुखपका, खुरपका और पशुजन्य माल्टा ज्वर के उन्मूलन के लिए। ऑप्शन है 2025, 2030, 2035 या वर्ष 2050। तो दोस्तों, वर्ष 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि पशुओं में होने वाले मुखपका, खुरपका व माल्टा ज्वर को पूरी तरह से उन्मूलित किया जा सकेगा या उस पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, फैक्सी टाइफून से कौन सा शहर प्रभावित हुआ? अभी कुछ समय पहले जून के महीने में ही फैक्सी टाइफून का आगमन हुआ था। तो आपसे यही पूछा जा रहा है किस शहर से यह प्रभावित हुआ, किस शहर को इसने प्रभावित किया है? ऑप्शन है बीजिंग, मनीला, टोक्यो या जकार्ता। तो दोस्तों, फैक्सी टाइफून से प्रभावित होने वाला शहर है जापान का टोक्यो। इसको नोट करिएगा, क्योंकि टाइफून, चक्रवात और आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। तो मौसम से संबंधित यह प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट भी है। तो फैक्सी टाइफून से कौन सा शहर प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन है आपका टोक्यो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है? वायुमंडल का फिंगरप्रिंट मतलब वायुमंडल में उपस्थित गैसों का सही आकलन एक उचित मानदंड के आधार पर। तो एक मानदंड तैयार किया गया है, फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है पृथ्वी के वायुमंडल का। तो इसको किस देश ने बनाया है? तो ऑप्शन है आपके पास चीन, भारत, कनाडा या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जिस देश के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का फिंगरप्रिंट बनाया गया है वह है कनाडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का फिंगरप्रिंट बनाया? किसी भी देश के द्वारा बनाया गया पृथ्वी के वायुमंडल का यह पहला फिंगरप्रिंट है और इसीलिए आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा। कनाडा के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नहीं, यह गलत हो गया, इसको आप करेक्ट करके कर लीजिए, प्रधानमंत्री। हाल ही में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मुख्य सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है पीके सिन्हा, पीके मिश्रा, के पाल या संजय मित्र। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है वह है पीके सिन्हा। पीके सिन्हा जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया है, मुख्य सलाहकार के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने हैं, यानी कि अभी जल्द ही प्रधान सचिव को भी बदला गया है। तो कौन हुआ है भारत के प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव? आपके पास ऑप्शन है पीके सिन्हा, पीके मिश्रा, के पाल या संजय मित्र। तो दोस्तों, नाम को जरूर याद रखिएगा कि प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा जी को चुना गया है और मुख्य सलाहकार के रूप में पीके सिन्हा जी को चुना गया है। दोस्तों, इन दोनों नामों को बहुत ध्यान से देखिएगा कि चीफ एडवाइजर यानी कि मुख्य सलाहकार, नरेंद्र मोदी जी के मुख्य सलाहकार के रूप में पीके सिन्हा जी को चुना गया है और उनके प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा जी को चुना गया है। बार बार बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुख्य सलाहकार कौन हुए हैं? पीके सिन्हा जी। और प्रधान सचिव कौन बने हैं प्रधानमंत्री के? तो पीके मिश्रा जी। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी को किस देश ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। दोस्तों, ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है। तो हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, चीन या रसिया। तो दोस्तों, ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसी सम्मान से, ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान से नवदीप सिंह सूरी जो कि यूएई में भारत के राजदूत हैं, उनको वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की नई रैंकिंग में टॉप 300 की सूची में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अपने पिछले वर्ष की स्थिति को देखते हुए किस विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसे 300 विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की जाती है। आपसे यही पूछा गया है कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की नई रैंकिंग आई है, उस टॉप 300 की सूची में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को टॉप 300 की सूची में पहला स्थान दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा से ही इस रैंकिंग में एक अच्छा स्थान प्राप्त करती चली आई है और इस बार यह पहले स्थान पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल मॉल ऑफ एशिया के नाम से दुनिया का पहला वर्चुअल डिजिटल मॉल किस शहर में खोला गया। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल डिजिटल मॉल खोला गया है और वह भी भारत में खोला गया है। तो यह भारत के किस शहर में खोला गया है दोस्तों, वही बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, नोएडा या हैदराबाद। तो आप सभी जानते हैं कि नोएडा हमेशा से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, इसीलिए जो भारत का या दुनिया का पहला वर्चुअल डिजिटल मॉल खोला गया है वह भारत के नोएडा में खोला गया है। दोस्तों, कहाँ खोला गया है? भारत के नोएडा शहर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा की। आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रपोजल पास हो चुका है, जिसे कैबिनेट मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो उस सूची में या कह सकते हैं इस शिक्षा नीति में केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री के द्वारा किस कक्षा में कृत्रिम प्रौद्योगिकी यानी कि हर चीज़ को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, प्रथम मानव कंप्यूटरीकृत प्रणाली को लागू करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस क्लास से इसकी शिक्षा देने की बात कही गई है। ऑप्शन है आपके पास 6वीं से, 7वीं से, 8वीं से या 9वीं से, यानी कि क्लास 6, क्लास 7 या क्लास 8 से। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है वह सी है। कक्षा 8 तक के बच्चों, कक्षा 8 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की बात कही गई है मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा। और आप सभी जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश के लिए पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद प्रदान करने के लिए उद्घाटन किया। अभी हाल ही में जल्द ही भारत ने अपने पड़ोसी देश के लिए पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के आदान प्रदान करने के लिए एक नए स्थान का उद्घाटन किया है। तो वह पड़ोसी देश कौन है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या कुवैत। तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान से भारत के रिश्ते इतने अच्छे तो है नहीं कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था करेगा। चीन का भी वही हाल है, हमेशा से भारत के विरुद्ध रहा, तो भारत कभी भी इसके लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा। कुवैत की बात करें तो कुवैत भारत का पड़ोसी राज्य तो है नहीं, यानी कि जो ऑप्शन सी है नेपाल, यही हमारा सही आंसर है। यानी कि भारत ने नेपाल के लिए पेट्रोलियम उत्पाद प्रदान करने के लिए ही इस स्थान का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। किसी भी खेल में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर किस देश की हैं, आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। तो दोस्तों, लगातार 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी
ऑस्ट्रेलिया की हैं मेगन स्कॉट, इनका नाम भी नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है मेगन स्कॉट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार 2 हैट्रिक लेकर विश्व में यह कीर्तिमान बनाया है कि वह पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने 2 हैट्रिक किसी मैच में लिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 नवंबर या 14 जून। तो आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, नोट कर लीजिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना दिवस थी। वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इमरान खान है। ठीक है दोस्तों, 14 अगस्त को भी याद रखिएगा। और 14 नवंबर आप सभी जानते हैं बाल दिवस, तो नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से किसान मान धन योजना की शुरुआत की? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजनाओं से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार प्रश्न आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से किसान मान धन योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से किसान मानधन योजना का प्रारंभ किया। आप सभी जानते हैं बिहार और झारखंड पहले एक में थे, बाद में दोनों का विभाजन करके बिहार को अलग कर दिया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कौन से स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो आप सभी जानते हैं सुखोई से पहली बार किसी महिला रक्षा मंत्री ने उड़ान भरा था, तो निर्मला सीतारमण जी थी। तो आपसे यह पूछा गया है कि राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने किस विमान से उड़ान भर के पहले रक्षा मंत्री का दर्जा पा लिया जिन्होंने किसी भी विमान से उड़ान भरी हो? ऑप्शन है जगुआर, मिराज, सुखोई या तेजस। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने तेजस विमान से उड़ान भर के देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए जिन्होंने किसी लड़ाकू विमान से उड़ान भरी हो। याद रखिएगा राजनाथ सिंह ने किस विमान से उड़ान भरा है? तेजस से। और निर्मला सीतारमण जी ने किस विमान से उड़ान भरा था? तो सुखोई। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अभी जल्द ही में भारत सरकार के एक राज्य ने अब वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया है। तो आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या केरल। तो दोस्तों तेलंगाना के द्वारा वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ई सिगरेट जिसे हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया के आविष्कारक थे, यानी कि ई सिगरेट के आविष्कारक कौन थे? आप सभी जानते हैं ई सिगरेट की वजह से लंग कैंसर होता है और इससे अन्य पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होती हैं, जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि ई सिगरेट जिसे हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है उसके आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है हर्बर्ट ए गिलबर्ट, मैथ्यू क्राउन, मिलर के या एंड्रयू डोनाल्ड। तो दोस्तों ई सिगरेट के निर्माता, आविष्कारक या जनक हर्बर्ट ए गिलबर्ट साहब थे। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यह पहले भारत में धड़ल्ले से बिक रहा था, लेकिन अब इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इसके कई हानिकारक प्रभाव मनुष्यों में देखे जा रहे थे। अगला प्रश्न है, ईपीएफओ के कर्मचारियों के जमा पर वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित ब्याज दर क्या है? दोस्तों 2016-17-18 के लिए जो निर्धारित ब्याज दर था वह 8.95% था, जबकि वर्ष 2018 और 19 के लिए इसे बदल दिया गया। तो आपसे यही पूछा गया है कि ईपीएफओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के कर्मचारियों को, इन्फोर्समेंट विभाग के कर्मचारियों के जमा पर वर्ष 2018 और 19 के लिए क्या ब्याज दर निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 8.75%, 8.55%, 8.65% या 8.95%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 8.75%।
8.65%। तो जो ईपीएफओ के कर्मचारियों के जमा पर वर्ष 2018 और 19 का ब्याज दर निर्धारित किया गया है वह 8.65% निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई? अभी हाल ही में भारत के एक राज्य ने उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन अभियान की शुरुआत की। अभियान से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों सब एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इसको भूलिएगा मत, नोट जरूर कर लीजिएगा। उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन अभियान इसका प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या केरल। तो उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन अभियान का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वह उड़ीसा से हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा आध्यात्मिक विभाग की स्थापना की गई? कोरोना के संकट से लड़ने के लिए और उबरने के लिए वर्तमान समय में अभी जल्द ही भारत के राज्य ने आध्यात्मिक विभाग की स्थापना की है ताकि लोगों को योग के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए सशक्त बनाया जा सके। तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, मेघालय या पंजाब। तो यह काम किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसको नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आध्यात्मिक विभाग की स्थापना की ताकि वहाँ की जनता कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान के रोस, नील तथा व्हेलॉक द्वीप का नाम क्रमशः कर दिया गया है। अंडमान में स्थित 3 द्वीप रोस द्वीप, नील द्वीप और व्हेलॉक द्वीप का नाम बदल दिया गया है। आपसे पूछा गया है क्रमशः इनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। आपको क्रम से बताना है कि रोस द्वीप का नाम क्या है, नील का क्या नाम है और व्हेलॉक का क्या है। ऑप्शन पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। अगला है शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और लास्ट ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप। तो दोस्तों ये जो 3 द्वीप हैं अंडमान के, इनका जो क्रमशः नाम परिवर्तन करके किया गया है, रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। नील द्वीप की बात करें तो इसका नाम शहीद द्वीप किया गया है। और व्हेलॉक की बात करें तो इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम भी बदल दिया गया, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में अब से जाना जाएगा। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।